नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस पेपर क्लास नंबर 3 के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री। इससे पहले की दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसको हमने लाइव सेशन में कवर किया था, और आज मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि जो हमारा लाइव का टाइम है उस समय आज एक मीटिंग है, तो मुझे लगा कि इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में डालना ज्यादा बेहतर है ना। तो आप लोग वेट भी करते हैं क्लासेस के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के पहले बेसिक क्वेश्चन पे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा हमारा कंप्लीट वैदिक कल्चर या वैदिक काल को लेकर। प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है। अब देखो, इसके ऑप्शंस भी ऐसे हैं कि आपको जो है सीधा सीधा इसका आंसर नजर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा आपको? दैट इज मुंडकोपनिषद, यानी कि सत्यमेव जयते का जो सिद्धांत है वो आपने लिया है कहां से? मुंडक उपनिषद से। अब सवाल क्या पूछता है आपसे, सुनना ध्यान से। देखो, जैसे मुंडक उपनिषद हो गया, मांडुक्य उपनिषद हो गया, या प्रेषण उपनिषद हो गया, ये जो तीनों के तीनों उपनिषद हैं ये कौन से वेद के उपनिषद है? मतलब ये ऋग्वेद से आते हैं, ये साम से आते हैं, ये अथर्वा से आते हैं, यजुर्वेदा से आते हैं। तो ये जितने भी आप लोग को उपनिषद दिखेंगे ये सब है आपके अथर्ववेदा के उपनिषद। तो इसका जो राइट होगा यहाँ पर, ये किसके उपनिषद है? अथर्ववेद के उपनिषद है। अथर्ववेद जो है इसके उपनिषद है। वहीं रही बात ऐतरेय उपनिषद, कौशतकी उपनिषद, तो ये जुड़ते हैं आपके कहां पर? ये जुड़ते हैं आपके ऋग्वेद में। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सामवेद में आता है केना उपनिषद आता है, छांदोग्य उपनिषद आता है, और जो बृहदारण्य उपनिषद है, श्वेतेश्वरा उपनिषद है, या फिर आप लोगों ने सुना होगा मुक्तिकोपनिषद या ईशा उपनिषद, तो ये आते हैं किसमें? यजुर्वेदास के भीतर। तो उपनिषद इस तरीके से देखें तो कुल संख्या रखते हैं 108, जिसमें से आपको 10-12 ही पढ़ने होते हैं। तो पहले का राइट आंसर क्या आता है आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंडको उपनिषद, जहां से सत्यमेव जयते का सिद्धांत लिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः कैसा था? देखो, जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे, क्योंकि वैदिक कल्चर दो भागों में बटा हुआ है, आप इस बात को जानते हैं कि वैदिक जो कल्चर है या वैदिक जो एज है ये दो भागों में बटा है। एक आता है आपका अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज का मतलब देखो, पूरा वैदिक कल्चर का समय आता है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, राइट। अब इसको भी दो हिस्सों में मैं बांट दूं तो 1500 बीसी से 1000 बीसी का जो दौर है इसको कहते हैं हम लोग अर्ली वैदिक एज, या इसी को कहते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल। ये आपका ऋग्वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो आता है आपका, ये आता है लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक एज या पीरियड, राइट। और लेटर वैदिक पीरियड को हिंदी में लिखते हैं उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है कहां? 1000 बीसी से, और ये चलता है लगभग 600 बीसी तक का, राइट। अब हमसे जो प्रश्न पूछा है उसने पूछा है पूर्व वैदिक आर्य, यानी कि हम अर्ली वैदिक आर्यंस की बात कर रहे हैं। इनका धर्म मुख्यतः किस प्रकार का था या किस पर आधारित था? भक्ति था, मूर्ति पूजा और यज्ञ पर बिलीव करते थे। मूर्ति पूजाएं तो हमें यहां से मिलती नहीं है। प्रकृति पूजा थी लेकिन भक्तिज्म नहीं था, विच मींस कि इसका जो राइट आंसर आना चाहिए, ये नेचर वर्शिपर्स थे और साथ में यज्ञ हवन इत्यादि करते थे। नेचर वर्शिपिंग भी इन्होंने की है। इनके जो भी गॉड होते थे वो कहीं ना कहीं जो है नेचर से जुड़े थे, जैसे मारुत हो गए, ऋत हो गए, इंद्रदेव हो गए, है ना, या जो है आदित्य सूर्य देव हो गए, तो सब जो है प्रकृति के देव हैं। और यज्ञों की अगर मैं बात करूं, जैसे वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, राइट, या फिर जो है राजासूय यज्ञ होता था, हिरण्य गर्भ यज्ञ ये लोग यहाँ पर करवाया करते थे। तो इन प्रकार से तमाम यज्ञ जो होते थे जिनकी जानकारी आपको मिल जाती है यजुर्वेदा के भीतर, तो ये यज्ञ हवन करवाया करते थे, अर्थात कि इनका जो धर्म था वो था प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित। तो दूसरे का राइट आंसर क्या मिलता है आपको? ऑप्शन नंबर सी मिलता है। थर्ड क्वेश्चन पे बात कर ली जाए। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो जी, यहां ध्यान से हमसे पूछ रहा है अबाउट द धर्म और रीत, है ना, इसके बारे में बताना है। अभी आपको बता रहा हूं रीत क्या होता है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो देखो, पहली बात तो इस समय जो ऋत का सिद्धांत है, जो ऋतस्य गोपा का सिद्धांत है, तो इस समय ऋतस्य गोपा किसको कहा जाता था? ऋतस्य गोपा कहा जाता था वरुण देव को। और ऋत का मतलब होता था कि एक ऐसा जो है देव है, एक ऐसा जो है गॉड है
जो मोरालिटी रिलेटेड लॉस को कंडक्ट करता है, राइट, इसको जो है मेंटेन करके रखता है। जो भी दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, धूप है, जो कुछ भी हो रहा है वो मानते थे आर्यंस की ये ऋत की मर्जी से हो रहा है, यानी कि ऋतस्य गुफा की मर्जी से हो रहा है। तो इट मींस कि दूसरा ऑप्शन तो सरासर जो है हमें सही नजर आता है। और पहला क्या है कि धर्म जो है व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। वास्तव में रियल धर्म यही था। अब आज धर्म की डेफिनेशंस बदल दी गई हो वो अलग चीज है, लेकिन रियल डेफिनेशन यही था कि आप अपने दायित्वों को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे और दूसरों तक भी जो है उसको प्रसारित करें। तो इसका आंसर मेरे नजरिए से दोनों सही आना चाहिए। तो आंसर इज बोथ 1 और 2, दोनों के दोनों सही है इसका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? अब इसमें ये नहीं पूछा हुआ कि कौन सा गलत है, मतलब इन 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक सही और 3 गलत है। जैसे देखो वैशेषिका दर्शन पतंजलि, नहीं भाई मुझे भी पता है, आप भी जानते हैं कि पतंजलि जो थे ये तो योग दर्शन से जुड़े हुए थे। आप देखिए ना कि पतंजलि की अगर हम लोग बात करें तो ये किससे जुड़े हुए हैं, ये है योग दर्शन से जुड़े हुए, राइट। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि वैशेषिका जो दर्शन है ये किसका था, राइट, तो वैशेषिका दर्शन किसने दिया था, तो ये दिया था ऋषि कणाद ने। तो इट मींस कि इसमें क्या आना चाहिए, ऋषि कणाद जो है इसका राइट आंसर आना चाहिए। उत्तर मीमांसा, अच्छा ये कपिल है, कपिल नहीं, तो ये भी गलत यहाँ पर जा रहा है ना। देखो 2 मीमांसा आती है, एक आती है पूर्व मीमांसा, एक आती है हमारे पास में। अच्छा इसका राइट आंसर पहले सुन लें, इसका राइट आंसर है न्याय दर्शन जो है ये दिया है किसने, ये दिया है हमारे गौतम ऋषि ने, या ऋषि गौतम जिनको आप लोग कह सकते हैं। अब सवाल पूछ लेता कि उत्तर मीमांसा जो है किसने प्रतिपादित की थी। उत्तर मीमांसा किसने दिया था, व्यक्ति का नाम है बादरायण। क्या नाम है व्यक्ति का, तो जो उत्तर मीमांसा दी है वो कपिल जी की बजाय ये दी है बादरायण ने। बादरायण अगर आप लोगों ने नाम सुना है। और रही बात सिर्फ मीमांसा पूछेगा, ओनली मीमांसा है जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, तो इसके जो राइटर थे, इसके जो लेखक थे वो थे ऋषि जैमिनी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऋषि जैमिनी, नवल के कणाद ऋषि, है ना, तो ये जैमिनी ऋषि होगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अब देखो कुल 6 दर्शन हुए थे, 6 दर्शन में मैंने 5 आपको बता दिए, वैशेषिक दर्शन कणाद ने दिया, उत्तर मीमांसा जो है ये दी है बादरायण ने, ठीक है, पूर्व मीमांसा जो है ये दी है जैमिनी ने, न्याय दर्शन ऋषि गौतम ने दिया है, और वैसे हमारे पास में जो एक और दर्शन आता है योग दर्शन, वो पतंजलि के द्वारा दिया गया है, ये तो आपके पास में सही है। अब छठवां कौन सा दर्शन है और वो किसने दिया है, ये आप लोगों ने कमेंट में जो है लिखकर मुझे बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर लेते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह क्या था? भागदूह या भागदूधा भी इसको कहा गया है, ये कौन था? तो आप सब इस बात को जानते हैं कि जो राजस्व जमा करने वाला अधिकारी था, इसको उस समय कहते थे भागदूधा। और जो जंगलों का प्रधान अधिकारी होता था, इसको आप लोग जो है क्या कह सकते हैं, इसको जो है आप लोग अक्षवाट के नाम से भी जान सकते हैं, है ना। इस समय कौन होते थे, एक व्यक्ति होते थे, वेट अक्षवाट नहीं होगा ना, अक्षवाट जो है वो राजा के सलाह में आएगा, यहां आना गोवी करता, यहां जो हुआ करता था इस समय वो हुआ करता था गोवी करता, गोवी करता इसको लिख सकते हैं। तो ये जंगलों का जो है प्रधान अधिकारी इस समय हुआ करता था। तो राइट आंसर क्या मिलेगा 5 का, हमें ऑप्शन नंबर 5 जो है वो सही जवाब मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लू। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि एक तरफ है सूची और दूसरी तरफ है, उससे रिलेटेड वो किस कल्चर को शो करता था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो बेसिकली ये कौन सी सभ्यता थी? तो जैसे अगर मैं बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता देश की पहली नगरीय सभ्यता कहा जाता है, तो पहले का आंसर होना चाहिए 4, यानी कि न तो इसका आंसर बी होगा, न तो इसका आंसर जो है क्या होगा, सी होगा। ये इतना आप लोगों को जो है पहले बेसिक समझना है। अब सवाल यह है कि जब लेटर वैदिक एज आया था, तो उत्तर वैदिक काल में जो वहां के समाज या वहां का जो सोसाइटी था वो मुख्य रूप से किस पर जो है आधारित था? उसमें चारागाह था, उसमें जमींदारी था, या उसमें कृषक था? बताएं कोई, कौन सा सही था? नो आइडिया, ठीक है। इसके बारे में जो है आप लोगों को जानकारी रखनी है। तो इनका जो समाज इस समय हुआ करता था, ये हुआ करता था कृषक समाज। क्योंकि देखो हमसे क्या पूछा है अर्ली वैदिक में, अर्ली पूछा होता तो अर्ली वैदिक में क्या आ जाता हमारे पास में, तब आ जाता पशुपालन। उत्तर वैदिक में आप कैसे भूल गए कि भाई उत्तर वैदिक काल में क्या होता था कि जो भी फसलें थी उनका प्रोडक्शन होता है। जैसे प्रवीरवंता शब्द मिला है, दात्री श्रेणी इत्यादि शब्द मिले हैं। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज है कृषक, यानी कि 4 के बाद आना चाहिए 3, और 4 के बाद 3 इधर ऑप्शन में है नहीं, तो 4 के बाद 3 ऑप्शन यहाँ है, यानी कि ऋग्वैदिक समाज आपका चारावाह वाला समाज है। सॉरी, उत्तर वैदिक समाज में ये क्या ऋग्वैदिक, और मध्यकाल जो है जमींदारी सिस्टम पे आ जाता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी संहिता है? देखो जी आप लोगों को यजुर्वेद पढ़ने को मिलते हैं, एक मिलता है शुक्ल और एक मिलता है कृष्ण, राइट।
अब शुक्ल यजुर्वेद में आती है, जैसे यहाँ का आंसर सुन लीजिए, शुक्ल यजुर्वेद में आती है जैसे वाजस नेमी। वाजस नेमी के अलावा आता है इसमें कण्व, और इसमें आता है एक और माध्यान्दिन। माध्यान्दिन मुख्य रूप से आपको ये तीन जो है ध्यान रखनी पड़ेगी। और ऑन द अदर साइड जो कृष्णा है, इसमें आती है काठक संहिता, इसमें आती है कपिष्ठक संहिता, इसमें आती है मैत्रायणी संहिता, ये मैत्रायणी नहीं, ठीक है, काठक हो गया, कपिष्ठक हो गया, मैत्रायणी हो गया, है ना, या तैतरीय हो गया, तैतरीय। तो ये जो संहिताएं आती हैं तैतरीय, ये जो संहिताएं आती हैं ये आती हैं आपकी किसमें, दैट इज इन कृष्णा यजुर्वेदा। तो इट मींस मैत्रायणी, तैतरीय, काठक, ये तीनों किसका हिस्सा है, कृष्ण का हिस्सा है, और वाजस नेमी जो है वो किसका है, शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर है। स्टिल कोई प्रश्न रहता है तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खाली है, आप उसमें प्रश्न पूछेगा। ऋग्वेद में अघन्य किसको कहते थे, अघन्य मतलब ना मारा जाने वाला पशु, और ऋग्वेद में जो है गाय को पाने के लिए युद्ध तक हुआ कर लिया करते थे, राइट। तो इट मींस किसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है ना, इस पर ज्यादा समय दिए बिना हम ऑप्शन सी लिख लेंगे 8th का, राइट। 9th, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किससे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। अब ऋग्वैदिक काल कहा, गाय को पाने के लिए युद्ध लड़ रहे हो, इसके लिए आप क्या कह रहे हो, गवेष्टि कह रहे हो, गोशु कह रहे हो, ठीक है, गवेषण जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, या जो है आप लोग जो है ये कह लीजिए कि गवेशु इत्यादि शब्दों को जब लाया गया था तो मतलब ये गाय को पाने के लिए जो युद्ध होते थे उनके लिए प्रयोग में लाया जाता था। जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा गाय, वो व्यक्ति उस समय का उतना भयानक सेठ आदमी था। तो इट मींस इसका भी राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन ए मत कर देना भूमि को लेकर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं जल्दी से। निम्नलिखित, जिम्नलिखित मत कर देना इसको भी, यहाँ टाइपिंग एरर है। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। मानसेरा, मानसेरा पहली बात तो ये पाकिस्तान में, ये तो हो नहीं सकता, और ये अशोक से जुड़ा हुआ है। साबाजगढ़ी भी पाकिस्तान में अशोक से जुड़ा हुआ है। जूनागढ़ जो है ये हमारे भारत में ही है, और ये जुड़ा है रुद्रदामन से, तो ये तो है नहीं। अब बचा बोगज कोई अभिलेख, मैं आपको इसके बारे में बस यूं बता दूं कि लगभग 1400 BC पुराना एक बोगज को अभिलेख मिला है, जो कि कहां से मिला है, ये मिला है आपका एशिया माइनर से। और एशिया माइनर में भी अगर मैं जगह की बात करूं तो यहाँ पर एक जगह पड़ती थी जिसको पहले एनाटोलिया कहते थे, और एनाटोलिया जो है ये आज किस नाम से जानी जाती है, एक समय में तुर्की था, अब ये तुर्की हो गया है, अब ये तुर्की हो गया है, राइट। अब ये जो तुर्की है यहीं से हमें मिला है बोगज कोई, जिसमें ऋग्वैदिक 4 गॉड्स के 4 जो है राजाओं का उल्लेख मिलता है, राइट। अब कौन कौन से वो राजा है, उसमें कौन कौन से राजा आते हैं, देखो उसमें आता है इंद्र, उसमें आते हैं वरुण, मैंने शायद राजा बोल दिया, ऋग्वैदिक गॉड की मैं बात करूं ना, भगवान की बात करो, तो इंद्र देव है, वरुण देव है, मित्र हैं और नासत्य हैं। ये 4 ऐसे डाइटीज या गॉड हैं जिनके बारे में बोगज कोई अभिलेख लिखता है। तो ये भारत से बाहर मिलने वाला पहला अभिलेख या सबसे पुराना अभिलेखों में से भी एक माना जा सकेगा, राइट। तो ये अभिलेख भी अपने आप में चर्चित अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आगे बढ़िए। उत्तरी उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। अच्छा, ये नहीं पूछा कि लोहे का उपयोग पहली बार भारत में कब हुआ। हम जानते हैं कि भारत में पहली बार जो इसका प्रयोग हुआ था वो 1000 BC के आसपास में हुआ था, राइट। और 1000 BC में जब लोहा भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस समय लोहा को क्या कहते थे, इसको श्याम अयस, इसको क्या कहते थे, इसको श्याम अयस या कृष्ण अयस के नाम से जानते थे। श्याम अयस या कृष्ण अयस के नाम से लोहा था। और इस लोहे के बारे में जो संदर्भित किया गया है, जो जानकारी हमें दी गई है, वो दिया गया है किसमें, वो दिया गया है आपके यजुर्वेदा में। यानी कि ये सवाल बन जाता है कि किसमें है, तो ये यजुर्वेदा में है। इसका आंसर लिख लेना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 12वां क्वेश्चन। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है। यहां आप लोग गड़बड़ मत करना, एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए। मन में सोच लिया, मैं इसका आंसर बताऊं, आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा, और शायद अधिकतर लोगों ने पुरुष सूक्त सोचा होगा, जो कि गलत है। क्योंकि भाई पुरुष सूक्त में तो हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था पढ़ी है ना, इसमें तो कास्टिज्म कह लीजिए या वर्णा सिस्टम कह लीजिए, इसकी बात मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है शूद्र मिलता है, यानी कि वर्ण व्यवस्था मिलती है। लेकिन जब हमसे विवाह समारोह की बात करेगा तो इसके लिए आप लोग जाएंगे कहां पर, सूर्य सूक्त के। तो सूर्य सूक्त जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब सूर्य सूक्त जो है उसमें क्या मिलता है, इस बारे में जानकारी मिलती है। उम्मीद करो मैं आप लोग समझें इस बात को, राइट। आप लोग जो है इस बात को लेकर क्लियर हैं। तो आंसर क्या लिखा आप लोगों ने, सूर्य सूक्त इसका सही जवाब लिखा। नेक्स्ट आ जाए 13वां क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, जल्दी आए।
13 क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? सही नहीं है ना, तो गलत खोजना है जी मैंने ऋग्वेद के बारे में। देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांडों द्वारा की जाती थी। ऑब्वियस है, पूजा पाठ प्रार्थना हम किससे करते हैं? हम लोग जो है सैक्रिफाइसेस, कर्मकांड, यज्ञ, हवन इत्यादि से करते हैं, राइट। दूसरा, देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया था। ऑब्वियस है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जाता था। होते थे यज्ञ, होते थे हवन होते थे, इत्यादि होते थे, कथन सही है। तीसरा, ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि के द्वारा उपभुक्त होता था वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता था। अग्निदेव को इंटरमीडिएरी गॉड कहते हैं, मध्यस्थ देव कहते हैं इनको, राइट। और मध्यस्थ देव का मतलब क्या है? मध्यस्थ देव का मतलब क्या है कि भाई ये आपकी बात को लेकर जाएंगे गॉड तक, सूचना देंगे। आज हम प्रार्थनाएं करते हैं कि हे भगवान हमें जो है पास कर दीजिए, हम आपके समक्ष जो है 20 नारियल चढ़ाएंगे, 21 नारियल चढ़ाएंगे। तो वो बात आप किसके सामने करते हो? पहले दीपक जलाते हो, दिया जलाते हो और दिए के सामने बोलते हो। बुझते दिए में तो आप मन्नत नहीं मांगोगे ना, आप वहां पर जो है प्रार्थना ही नहीं करोगे। तो आपको प्रार्थना यदि करनी है तो उसके लिए अग्नि देव को आपको समर्पित करना पड़ेगा, और वो अग्नि देव क्या करेंगे? वो फर्दर आपके मैसेज को लेकर जाएंगे। तो कथन नंबर 3 भी सही है। अब चाहे हो ना हो, चौथा गलत है जी, हमें गलत पिक करना, तो इसका आंसर डी है। यज्ञ मंदिरों में संपन्न नहीं होते थे, राजा के जो है घर के बाहर दरबार में जो है वहां पर यज्ञ हवन होते थे, न बल्कि किसी मंदिर मस्जिद में, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है जो है आज के टाइम के जो क्या है, सॉरी पुरानी जो फसलें हैं, है ना, जो क्रॉप्स थी, और दूसरा उनका आज क्या नाम था, ये हमें जानना होगा। अब जैसे ब्रीही क्या था? ब्रीही हमेशा यूज होता है किसके लिए? चावल के लिए, राइट। यव जो है ये किसके लिए यूज होता है? हमेशा जौ के लिए होता है। इक्षु जो था ये गन्ने के लिए प्रयोग में होता था, और मुग्ध जो है ये होता था मूंग के लिए। ऐसे अगर गेहूं पूछा तो मैं धूम मचाते हुए गोधूम कह लेता और कहता कि ये गेहूं है, राइट। तो गेहूं तो ऑप्शन में है नहीं। तो अगर मैं सटीक ऑप्शन देखूं तो 1 का 2 आना चाहिए, और 1 का 2 मेरे मित्रों सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। तो फटाफट राइट आंसर पे बढ़िए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लिख लीजिए। कुछ और क्वेश्चन से जल्दी से आगे बढ़िए। 15वां क्वेश्चन, सूची 1 को फिर से 2 से सम्मिलित करना है जी। चलो कर लेते हैं। ब्राह्मण जी, आपका काम क्या है? आपका काम है यज्ञ हवन करवाना और शिक्षाएं देना, राइट। शूद्र का काम क्या होता था? सेवा समर्पित भाव रखना। वैश्य वर्ग जो होता था ये करती थी एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के बाद करती थी ट्रेड। और क्षत्रिय धर्म कहता है कि देश की सुरक्षा करना है या फिर शासन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या बन रहा है? देखो, 1 का बना 2, बी का बना 1, तो 2 1 4 3, 2 1 4 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर ए की तरफ जो है इस आंसर पे आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है ना यहां तक? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, कुछ और क्वेश्चंस पे बात कर लूं। उपनिषदों में संकल्पित वार्तालापों या चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं उपनिषदों के बारे में, राइट। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे उपनिषदों में, ठीक है। लेट्स सी, हमें क्या बताना है? सही नहीं है ना, गलत पिक करना है। तो पहला भी देखता हूं, मैं सोचता हूं, फिर आपको बताता हूं। इसमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। अब भाई गार्गी जैसी कन्या महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनका जो है वाद हुआ था, इनका वाद विवाद हुआ था किसके साथ में? याज्ञवल्क्य के साथ में। और वहां पर याज्ञवल्क्य ने भरी सभा में ये चुनौती दे डाली थी, या एक तरीके से कह लीजिए धमकी दे डाली थी, जिसमें अपमान किया गया था गार्गी को। तो इस बात का जो उल्लेख हमें मिलता है, ये भी जो है यहीं पर मिलता है, राइट, उपनिषदों में ही मिलता है, राइट। तो ये भी मुझे सही कथन आता है, ये भी मुझे सही कथन नजर आता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग, अरे अभी तो यही बोला। लेकिन निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, ऐसा नहीं था। सो गॉड जो समाज में क्या किए गए थे, जो गरीब, निर्धन और जो है लोअर कास्ट माने गए थे, उनको जो है इसमें मौका नहीं मिलता था। ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। इंद्रदेव किसके देवता हैं जी? आप बताओ। प्रभु इंद्र को किस चीज के लिए पूछते हो? क्या बारिश के लिए पूछते हो? है ना, बारिश के लिए पूछते हो, है ना। चलिए, सोमदेव किसके हैं? वनस्पति, सोमरस, यानी कि डी का होना चाहिए 3, है ना, डी का होना चाहिए 3, दोनों में है, हो सकता है। वरुण देव की पूजा आप लोग किस रूप में करते हैं? वरुण देव जल के देवता हैं, और मारुत जो है ये है आपके आंधी के देवता, यानी कि इसका आंसर बन रहा है 4 1 2 और 3, 4 1 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को आप बिना किसी डाउट के रहे हुए सही कर दीजिएगा, करेक्ट कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट यहां तक लगेगा तो मुझे पूछना है जी, आपका हक बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, राइट। आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। फिर से वही चलते हैं, एक तरफ संहिताएं, दूसरी तरफ उसके विषय क्या है।
अब सबको बताया कि ऋग्वेद क्या है, ये देवियों के स्तुति गान वंदन से संबंधित था, राइट। सामावेदा में क्या है, गायन शैली है, क्योंकि भारत में पहली बार अगर मैं बात करूं तो शुरुआत मानी जाती है शास्त्रीय संगीत की, कहां से, दैट इज फ्रॉम सामावेदा। अथर्ववेदा जो है ये ऋचाओं और कर्मकांडों पर नहीं, अथर्ववेदा जो है ये व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र विद्या के बारे में बताता है, और यजुर्वेद जो है वो ऋचाओं और कर्मकांडों के बारे में बताता है। यानी कि ऑप्शन बन रहा है इसका 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 और 1, राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी। तो 3, 4, 2, 1 इसका राइट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, कुछ और क्वेश्चन से बात कर लेते। उत्तर वैदिक काल के देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देवताओं के बारे में सही कथन को पिक करिए, चूज करिए, है ना। चलिए, पहला, इस काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान मिला था, बिल्कुल सही है। प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में, प्रारंभिक वैदिक काल में सबसे प्रसिद्ध देवता कौन थे, इंद्रदेव थे, और उत्तर वैदिक काल में इंद्र का जगह जो है रिप्लेस हो गए थे, कौन, प्रजापति। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। इस काल में लोग जो है विष्णु देवता को अपना पालक मानते थे और रक्षक मानते थे, है ना। अपना जो है इनको क्या मानते थे, इट वाज लाइक अ प्रोटेक्टर गॉड, जो प्रोटेक्ट करके रखेगा, जो रक्षा करके रखेगा, पालन करता है। तो ये कथन भी सही है, ये भी सही है। पूषण देव जो है इस काल में शूद्रों के देवता होते थे। प्रारंभ में जो है ये आप मान के चले कि पशुओं के देवता भी थे, लेकिन इनका संबंध जो है शूद्रों के देवता से भी बताया गया है। तो ऑप्शन 3 भी बिल्कुल सत्य है, यानी कि इसका राइट आंसर आएगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे बात कर लीजिए एक बार। नदियों के बारे में पूछ रहा है जी आपसे, देखो कितना प्यारा सवाल है ना। एक तरफ पुराने नाम, दूसरी तरफ नए नाम। कुभा नदी जो है ये अफगानिस्तान में बहने वाली काबुल नदी है। पुरुषनी नदी जो है वो रावी नदी है, यानी कि 2 के बाद 3 आना चाहिए, और 2 के बाद 3 एक ही में, मुझे बाकी आवे ना आवे। सदा नीरा गंडक नदी है, और सतुद्री जो है सतलुज है। ऐसे ही अगर विपाशा पूछता मुझे तो मैं विपाशा पे चले जाता, कहां, ब्यास नदी पर चले जाता। समझ रहे मेरी बात को, है ना। तो इट मींस की ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आंसर लिख लीजिएगा इसका बी। 21वें क्वेश्चन पे आओ। एक तरफ है जी हमारे पास में वेद और दूसरी तरफ है इनके ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, 2 ही है, या तो ऐतरेय है ब्राह्मण, या तो कौशतकी ब्राह्मण है। तो इट मींस कि पहले का राइट आंसर आना चाहिए 3। क्या हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, बचा 1। ठीक है, अब आ जाइए सामवेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा। सामवेद में आएंगे तो इसमें आएगा पंचविश एंड षड्विश, 3 के बाद 4 इधर लिखा है। अब यानी कि अथर्ववेदा में क्या है, गौपथ ब्राह्मण है, और यजुर्वेदा में शतपथ ब्राह्मण है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3, 4, 1 और 2, ये इसका क्या है, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आओ मेरे साथियों, प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाई। आज कितनी सारी सूचियां पूछी गई हैं जी। एंड इवन हमसे आश्रम व्यवस्था के बारे में पूछ लिया। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आश्रम व्यवस्था के बारे में देखो, ब्रह्मचर्य, आपके जन्म से लेकर 25 वर्ष तक, 25 वर्ष तक आप क्या करोगे, आप सादा जीवन जियोगे, और आपको जो है वेदों का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि 4 होना चाहिए जी, पहले का राइट आंसर। गृहस्थ जीवन मतलब 25 से लेकर 50 वर्ष तक, 25 से 50 तक आप क्या कर सकते हो, आप विवाह कर गृहस्थ जीवन जो है व्यतीत कर सकते हो। फिर 50 से लेकर 75 वर्ष तक की आयु तक आप क्या कर सकते हैं, जंगल में रहकर साधना पाठ कर सकते हैं। और 75 के बाद, 75 के जब आप हो जाएंगे तो 75 के बाद आप सब कुछ त्याग दीजिए और सन्यासी बन जाइए। यानी कि ऑप्शंस इसके क्या बन रहे हैं, पहले का बना 4, दूसरे का बना 1, तो 4 और 1, ठीक है, इसमें नहीं है 4, 1। वानप्रस्थ का हो गया हमारे पास में 4, 1, 2, 4, 1, 2 है कहीं, 4, 1, 2, 3, ये हो गया जी आपका सही जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब आपको नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ प्यारे साथियों, और 23वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे, धीरे धीरे में दक्षिण पूर्व की और आगे बढ़कर दिल्ली के उत्तरी प्रदेश में जो है आबाद हुए, सही है, पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में आए। आर्य प्रारंभ में जो है आर्य पशुचारी खानाबदोश लोग हुआ करते थे, पशुओं के बड़े बड़े झुंड पाला करते थे, ये भी अपने आप में कथन सत्य है। आर्य के बारे में हमें जानकारी उन सूक्तों से मिलती है जिनमें उन्होंने रचनाएं की थी, जो भी उन्होंने लिखा था, जो भी ग्रंथों की रचना की थी, उसी को, वैदिक ग्रंथों को ही आर्यों ने लिखा था, तो इसमें जानकारी मिलती है। तो मुझे ये भी नजर आता है, उपरोक्त में से सही कथन चुनो मेरे हिसाब से जी भाई साहब। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लिख लो, यानी कि 1, 2, 3, 4 जितने भी ऑप्शन है 1, 2, 3 सब सही है। फिर वही काम आ गया, फिर वही आ गया, पुरानी नदियां उनके नाम, सप्त सिंधु नदी, 7 नदियां उनके पुराने नाम, उनके नए नाम। मैंने अभी कहा कि झेलम को ही वितिस्ता कहते हैं, रावी पुरोशनी नदी है, ठीक है, चेनाब अस्कनी नदी है,
बिपाशा जो है ये है ब्यास नदी। तो आंसर बन रहा है इसका 2143, 2143 ऑप्शन नंबर बी लिखकर 110% सही आंसर कर लीजिए। और अब बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, और ये रिपीटेड हो गया है तो ये आपका काम आसान हो गया। अंतिम प्रश्न का आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैंने वैसे तो वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। तो अगर आप लोग नए अभी देख रहे हो वीडियो तो इसको क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। तो ये था हमारा आज के 25 क्वेश्चंस का जो है टॉपिक। इसी प्रकार से आप लोग रेगुलर अपडेट्स रहने के लिए, अगर आपको लगता है कि रेगुलर हमें काम करना है, पहले मैं पूरी एंशिएंट इंडिया की सीरीज जो है कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना। इससे पहले इंडस वैली मैंने करवा दिया, उससे पहले एक और टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। तो पहले एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी एक सीरीज रहेगी क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो करना आपने क्या है, आप समझदार हैं, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी कर देना है अगर मन करेगा तो, और जो है चैनल से जाते टाइम सब्सक्राइब कर लो एक बार, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि बार बार जो है आपको खोजनी ना पड़े कब आएगी वीडियो, कब आएगी वीडियो। जैसे लाइव आऊंगा, जैसे वीडियो अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इतना सा आप लोगों ने काम करना है, बैठे बैठे हो जाएगा, पंखे के भीतर बैठे हो, एसी में बैठे हो, बस बटन दबा दीजिए, राइट। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सभी लोगों को वंस अगेन एग्जाम्स के लिए a very all the best and see you then next time. Till then, have a good day to all. Thank you so much. Keep trying and keep learning.